लॉर्ड कृष्णा मेमोरियल स्कूल रुक्खी गाँव में स्थित है, जो रोहतक से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है और रोहतक गोहाना मार्ग के ऊपर है। जब रोहतक से गोहाना की तरफ जाते हैं तो लेफ़्ट साइड पड़ता है, जब गोहाना से रोहतक की तरफ आते हैं तो राइट साइड पड़ता है। अगर उधर गोहाना से इस स्कूल का डिस्टेंस देखें तो लगभग ये 5 से 10 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और ये जो स्कूल है ये ऑन रोड स्थित है। अब हम पहुँच गए हैं लॉर्ड कृष्णा स्कूल के अंदर। अब आगे हम चर्चा करेंगे चौपाल कार्यक्रम में स्कूल की गतिविधियां शिक्षा के बारे में। शिक्षा सिर्फ अंकों तक सीमित नहीं होती। यह इस बात को तय करती है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं और दुनिया को किस नजर से देखते हैं। लॉर्ड कृष्णा मेमोरियल स्कूल में यह सोच सिर्फ सिखाई नहीं जाती, बल्कि हर दिन जी जाती है। यहाँ अनुशासन और जिज्ञासा साथ साथ चलते हैं और छात्रों को सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में भी मार्गदर्शन दिया जाता है। लेकिन हर छात्र की इस यात्रा के पीछे होते हैं शिक्षक, जो चुपचाप प्रेरित करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और सोच को आकार देते हैं। इसीलिए इस वीडियो में हमने कक्षा के बाहर जाकर लॉर्ड कृष्णा मेमोरियल स्कूल के शिक्षकों से एक सच्ची बातचीत करने की कोशिश की है, ताकि हम समझ सके उनके अनुभव, उनके विचार और शिक्षा का असली मतलब उनके नजरिए से। चलिए शुरू करते हैं। की आवाज न्यूज चैनल के चौपाल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आज लॉर्ड कृष्णा स्कूल के अंदर हम बात करेंगे आधुनिक शिक्षा प्रणाली के ऊपर, बदलती शिक्षा के परिदृश्य के ऊपर और विद्यार्थियों में एक नई शिक्षा प्रणाली के बाद आए हुए बदलाव के बारे में और रचनात्मक भूमिका जो अध्यापक गण की है, जो हमारे टीचर्स की है, इन सब पे हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत हम करें उससे पहले पहला सवाल मैं लेना चाहूँगा श्री हुड्डा साहब से। हुड्डा साहब इस स्कूल का नेतृत्व कर रहे हैं, साथ में प्रिंसिपल की भूमिका भी निभा रहे हैं और हम ये कहें कि इस स्कूल को गति देने में इनका शुरुआत से ही एक रचनात्मक रोल रहा है। थोड़ा सा मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि जो आधुनिक वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? लॉर्ड कृष्णा मेमोरियल स्कूल में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ नैतिकता, बौद्धिक विकास, विश्व क्षत्रिय प्रतिमा और सांस्कृतिक विकास के लिए भी तैयार किया जाता है, ताकि बच्चा जीवन में किसी भी क्षेत्र में जाए तो उन्नति कर सके और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी दे। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बच्चों को शिक्षा के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट उनकी चाहिए। सेकेंडली, नैतिकता जो हमारे समाज में जो पतन होता जा रहा है उसकी तरफ ध्यान देना। बच्चों को एक बेहतर सिटीजन ही नहीं बनाना है, उनको ग्लोबली तैयार कि हमारे यहाँ नहीं, बच्चा कहीं भी जाए तो वो उसकी संस्कृति से, उसकी विरासत से बच्चा जाना चाहिए जी। चरित्र इतना ऊंचा होना चाहिए बच्चों का, और अनुशासन एक सीमित है, बोलने की आज़ादी है। उसके साथ में अगर बच्चों को कोई स्किलफुल कोई चीज़ अगर दी जाए तो उसमें हर बच्चा काम कर जी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें बच्चे को अनुशासन भी हो, अपना पक्ष रखने की बात भी हो और जो बात हो वो नैतिकता के साथ कही जाए। उसका तालमेल ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे चरित्र के साथ भी झलके। डेफिनेटली ये एक अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति आज कुछ भी बन ले पूरी दुनिया में, हम ये कहें कि एक पियोन से लेकर के जीएम तक, या हम ये कहें कि एक सामान्य जनमानस से लेकर के शीर्ष नेतृत्व,
हर कोई व्यक्ति अध्यापन के कार्य से निकला है और अध्यापकों के ही बीच से वो घड़ा गया है। कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जाता है तो वो पहले किसी न किसी अध्यापक का शिष्य रहा है। सवाल ये है कि अगर आप पहले की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली की तुलना करें तो सबसे बड़ा बदलाव आप किस क्षेत्र में देखते हैं? सिलेबस होता है। सेकेंडली, पढ़ाई के ऊपर ही फोकस रहा करता है सभी। तो अब नई शिक्षा प्रणाली के तहत तो बच्चों में यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास, तो वो एक अच्छी नीति थी। तो मैं बच्चे को पढ़ाई में अच्छा नहीं है बच्चा, ठीक है, तो किसी दूसरी एक्टिविटी में अच्छा, तो उनका इन चीज़ों का विकास करना चाहिए। जो उड़ा साहब बता रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है। पहले दरअसल हमारे पास क्या होता था कि संसाधन बहुत सीमित होते थे, हर पेरेंट्स के पास लिमिटेड सोर्सेज होते थे। वो कई बार अपने बच्चे को, उसको मालूम है कि मेरे बच्चे का टैलेंट जो है वो अध्यापन में कम है लेकिन किसी गेम में अच्छा है या किसी दूसरी एक्टिविटी में अच्छा है, लेकिन उसके सोर्सेज नहीं पढ़ पाया और मान लिया कि एक बड़ा कुछ और बन सकता है, लेकिन अगर ये नहीं पढ़ पाया तो इसके ऊपर एक अनपढ़ वाला या ये कहें कि कम पढ़े लिखे वाला एक जो है वो रहेगा। लेकिन आज ये उड़ा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि भी आज की जो शिक्षा प्रणाली है हमारी रचनात्मक दौर में चली गई है कि अगर बच्चे को अपने विषय में महारत हासिल नहीं है तो वो किसी और विषय में भी आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज आज बच्चों के लिए बहुत ही घातक है कि कई बार माता पिता बच्चों को बहुत दूर के स्कूल में दाखिला करवा देते हैं, जिससे आने जाने में बच्चे का समय भी खराब हो रहा और बच्चे को थकान भी हो रही है। अब नैयर साहब हम आपसे एक चीज करना चाहेंगे, है ना? सर, एक चीज जो मैंने देखी है वो बड़ी खतरनाक है। मैं दो गांव का आपको बताता हूँ। एक गांव है किला जफरगढ़ और एक गांव है पोड़ी। ये जींद जिले के गांव पड़ते हैं। अच्छा, मैंने दूसरा जिला क्यों चूज किया, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। दरअसल एक स्कूल है वो है मदीना के अंदर, और मदीना रोहतक जिले में पड़ता है, और रोहतक जिले के भी जो ना महम ब्लॉक में पड़ता है। उन दोनों गांव का डिस्टेंस हम देखें तो लगभग 30 किलोमीटर से ज़्यादा पड़ता है, मतलब कि मदीना और किला जफरगढ़ और पौड़ी। अब सवाल जो खड़ा होता है वो ये होता है कि एक किला जफरगढ़ का बच्चा किसी जानकारी के मार्फत कह लो या मार्केटिंग के मार्फत कह लो आज के हम दौर की, वो मदीना के स्कूल में मेरा सब जो है एडमिटेड है। अब मेरा अपना ये मानना है कि कहीं ना कहीं उस बच्चे के साथ भी ज्यादती है कि वो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम में, क्योंकि जब तक बच्चे बाकी नहीं उतर लेंगे उसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि 4 घंटे तो बच्चे के वहीं जा रहे हैं और थकान हो रही है, तो ये क्या है मेरे साहब, इसको कैसे अपन इससे बचा जाएगा? देखो मेरे साथ इसमें तो ऐसा है कि बच्चे को यदि हमने उसको एक अच्छी शिक्षा देनी है तो उसका मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि आने जाने में उसको इतनी ज़्यादा थकान ना होगा। अगर उसको आसपास का स्कूल मिलता है वहीं आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में, 10 किलोमीटर के दायरे में, तो और ज़्यादा बेटर है। वैसे इसने गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से इस बारे में काफ़ी अच्छे प्रयास करे कि हर गाँव के अंदर स्कूल है, लेकिन उन स्कूलों में एक थोड़ी सी अलग टाइप की समस्या पैदा होती है गवर्नमेंट के स्कूलों में। मैं ये नहीं कहता कि जो गवर्नमेंट के स्कूल अच्छे नहीं हैं, गवर्नमेंट के स्कूल भी अच्छे हैं, लेकिन आज के दिन इसमें प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट स्कूल है, उन्होंने इतनी अच्छी इस बारे में सुविधा दे रखी कि आपको लगभग अपने घर के आसपास ही इस तरह के स्कूल देखने को मिलते हैं। फिर मैं तो ये चाहूँगा कि बच्चे को इस तरह थकान ना हो, हम कोशिश करें कि आसपास के स्कूलों में उसका भी सुविधा, तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल जो नैयर साहब ने बताया, और ये हम सभी को भी ध्यान देना है कि भाई अपने बच्चे का, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि रियल में बच्चे का समय भी जा रहा है, उसकी प्रतिभा भी जा रही है, और जो उसका विकास होना था वो कहीं ना कहीं विकास जो है वो बाधा बन गया
बर्डन जो है उसके विकास में। अगला जो मेरा सवाल है वो आपसे रहेगा बड़े सर, आपके विद्यालय में कक्षा कहाँ तक हम इसको देते हैं, कौन सी क्लास तक की यहाँ पे सुविधाएं? बच्चों को प्रैक्टिकल ज्ञान ज्यादा प्राप्त करना चाहिए, रट्टा प्रणाली से बचना चाहिए। विद मैथ यानी अपने यहाँ पे ये है कि अगर कोई बच्चा आर्ट्स और विद मैथ अगर करना चाहता है तो उसके तरीके से। सर आपसे अगला सवाल ये है कि आपके विद्यालय में लाइब्रेरी की क्या भूमिका है और आप अपने छात्रों में पढ़ने की आदत को कैसे विकसित करते हैं? मैडम हमारा तो स्कूल में सबसे पहली बात तो यही रहती है कि बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा गेन करें। रट्टा सिस्टम जो पहले से चलता है तो उस पर ना ध्यान देके, ठीक है, बच्चे को समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे बढ़े। तो उसमें जो भी इनकी हेल्प टीचर से होती है, मेरे से होती है, ठीक है, तो वो पूरी हेल्प करते हैं, एक अच्छे मार्गदर्शक रहते हैं। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं रट्टेफिकेशन को छोड़ के, ठीक है, बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज देना, समझ के आगे बढ़ना, मैं इतना ही कहना। डेफिनेटली हम सभी को एक चीज़ ध्यान देना होगा, अध्यापक गण को भी ध्यान देना होगा कि एक ज़माना होता था कि जब हमें ये लगता था कि बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो कैसे भी करके वो स्कोर कर ले। उस चीज़ को वो चाहे टेम्परेरी फेज में याद करे, चाहे प्रेशराइज हो अपने आप को। आपने भी सभी बच्चों ने अब ध्यान देना है कि उस चीज़ को एनालिटिकली समझना है। जब उसको हम पूरा एनालाइज करके समझेंगे तो वो फिर उसका गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी और लंबे समय तक वो रजिस्टर्ड भी रहेगा हमारे ब्रेन के अंदर। अगला सवाल जो मेरा है वो शर्मा जी आपसे। कभी हमारी अंग्रेजी पृष्ठभूमि रही नहीं, हमारी आर्यों की धरती है और अंग्रेजी भाषा आज इतनी जरूरी हो गई है कि हमारा मैक्सिमम कामकाज, चाहे हम न्याय प्रक्रिया की बात करें, चाहे संवैधानिक संस्थाओं की बात करें, वहाँ अंग्रेजी में है। तो आप थोड़ा सा क्या बताना चाहेंगे कि अंग्रेजी बच्चों को किस तरीके से बेहतर सीखनी चाहिए और क्या क्या अंग्रेजी का रोल, ये आपसे हम जानना चाहेंगे। Honorable sir, do you expect me to say my words in the language of English or Hindi please? क्या चाहेंगे आप, हिंदी बोलूँ या अंग्रेजी बोलूँगा? बेहतर ये रहे कि आप हिंदी में बोल दें तो इन सब बच्चों को जो छोटी क्लास वो समझते हैं मेरी बात को। They are so competent. They are really capable personalities actually at the moment. हमारे विद्यार्थी बहुत competent हैं सर। ऐसा। Anyway, so please जहाँ तक आपका प्रश्न है सर, भी जो आपने मुझसे एक प्रश्न किया है, उसका जवाब मेरा ये है कि अंग्रेजी भाषा के बिना अब बहुत दिक्कत हो सकती है हमें। अंग्रेजी भाषा बहुत आसान भाषा है, हिंदी का तो कोई सानी नहीं है, हिंदी के बिना हम अधूरे हैं, मगर अंग्रेजी का अपना महत्व है। विदाउट दिस लैंग्वेज यू विल बी नोवेयर, आप कहीं पर भी नहीं हो सकते। और जहाँ तक सवाल इस भाषा का है, इतनी प्यारी भाषा है ये, एंड सर आई टीच माई स्टूडेंट्स इन ए वेरी गुड मैनर। सबसे पहले तो वी हैव टू डू वर्क ऑन द बेसिक्स, हम फंडामेंटल्स पे काम करते हैं। एंड जिस विद्यार्थी ने, जिस टीचर ने, जिस टॉट में एक विद्यार्थी, और जिस पैडागॉग ने, जिस टीचर ने काम किया है फंडामेंटल्स के ऊपर, वो बच्चा और वो टीचर कामयाब रहा है। आई टीच द टूल्स ऑफ ग्रामर इन ए वेरी स्पेक्टेकुलर मैनर। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ। आप देखेंगे हमारे विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, दे आर हाईली कैपेबल पर्सनैलिटीज। मतलब मैं हैरान हूँ कि आई हैव बीन टीचिंग दिस लैंग्वेज सिंस लास्ट 42 years have gone away, but now this is my, I mean it is the phase of my life। भगवान ने मुझे ये स्कूल दिया है। I have just joined on 24th of March this year, and it's my fortune that I'm here। I have been to
NCR for 20 years, you see. In many schools, I taught in Delhi, in Noida, in UP, etc., etc. But the ambience, the environment of this school is really conducive to me and to the students as well. It's confirmed truth. And I shall leave no stone unturned for the contentment of these children. I shall go to any extent. Sir, आपने मुझे जो पूछा मैं उसका जवाब दे रहा हूँ सर आपको कि फंडामेंटल्स पे हमें काम करना चाहिए. Grammar and vocabulary, nothing else is required. If these two components are strong enough in the brain of yours, then you can do justice with the language of English in a very good manner. So please, these students and we, both parties are compatible. We are complementary to each other, and I am thankful to Mr. Huda. He has given me this opportunity to perform really fantastically, and I will go to any extent, sir, please. And without English, we are nowhere. But we cannot deny the vitality, the importance of Hindi language. Without Hindi, we cannot do any justice with language of English. जो भी हम सोचते हैं वो हमारी हिंदी में सोचते हैं, इसलिए हिंदी के साथ के बिना हम अंग्रेजी नहीं सीख सकते. हमारा हिंदी मजबूत है. ऑफकोर्स मैं अपनी बात करूं अगर मेरा हिंदी बहुत स्ट्रॉन्ग है. संस्कृत मेरे रक्त में बहता है बिकॉज हम ब्राह्मण हैं, राइट. और अंग्रेजी मैं पढ़ाता हूँ बड़े प्यार से, इसलिए मैं हिंदी की सहायता से अंग्रेजी को अच्छे से पढ़ाता हूँ. और ये बच्चे मेरे स्कूल के दे विल touch the sky as far as the firmament of English is concerned. Sir, please. Thanks very much. Thank you. देंगे और मैडम ज्योति जी के पास चलेंगे. ज्योति मैडम, आज हम देखते हैं आज जो है हमारे घर में ही हम जब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है. वो चाहे बेशक पारिवारिक स्तर की शुरू होती हो. आज हमारे जो नाटक हैं टीवी पे आते हैं, जब हम बहुत सारे देखते हैं, तो उसमें भी पॉलिटिक्स होती है. आप क्या चाहेंगे अपने विद्यार्थियों को बताना कि हमने राजनीति के अंदर, क्योंकि पिछले 10-12 सालों में जो राजनीति का एक सिस्टम बदला, वो भी कुछ थोड़ा सा बदलाव मैंने देखा है. मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव भी देखा है. मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि अब पॉलिटिकली जाएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि एक समय अब आकर के थोड़ा सा ये हुआ है कि स्टेज पे कोई आदमी बोलता है राजनीति के, तो जब वो दोबारा जनता के बीच में जाता है तो लोग अब सवाल करना शुरू हो गए. जो 10-12 सालों में सोशल मीडिया का दौर कहें, आपकी शिक्षा प्रणाली और आपकी मेहनत का दौर कहें, या हम ये कहें कि एक डेटा आज एक्सेस होने के कारण लोगों ने भी अपना खुद का भी कंट्रीब्यूट किया है कि हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, लिंक्डइन और भी बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम बहुत क्रिएटिव चीज़ें निकाल लेते हैं. तो आप क्या कहना चाहेंगे कि राजनीति में और कितना बच्चों को एक राजनीतिक स्तर पे शिक्षा लेनी चाहिए और नैतिकता और राजनीति दोनों को कैसे बरकरार रखें? देखिए सर, पॉलिटिकल एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है. ये एक बुकिश सब्जेक्ट नहीं है, ये जनता का सब्जेक्ट है, ये जनता की वॉइस है. लाइक जो बच्चे सोच रहे हैं वो उसको प्रेजेंट कर पा रहे हैं. ठीक है सर. और दूसरा, मैं एज ए पॉलिटिकल साइंस टीचर अपने बच्चों को सिखाऊंगी कि उनको क्या क्या राइट्स मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और उन राइट्स को पे करने के लिए उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्योंकि टेक एंड गिव एंड टेक का रूल हर जगह चलता है. अब जैसे गवर्नमेंट ने हमें दिया है, राइट्स दिए हैं, तो उन राइट्स को पे करने के लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है जो हम सोसाइटी के लिए पे करेंगे. तो ये जो सोशल मीडिया वगैरह पे हम पॉलिटिक्स को अपनी तरफ से मॉडिफाई करके दिखाते हैं, वो चीज़ें तो गलत है. लेकिन पॉलिटिकल सारी चीज़ें गलत नहीं है सर. कुछ चीज़ें जो जनरल हमारे इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, वो जनता की आवाज़ है और वो जनता को एक मतलब मीनिंगफुल मैनर में प्रेजेंट करने चाहिए, ना कि उनको मॉडिफिकेशन के थ्रू सर, कि ताकि गलत वे में बच्चों तक ना जाए वो चीज़ें, एक पॉजिटिव वे में उनको प्रेजेंट की जाएगी. ज्योति मैडम ने पहली शब्दावली में ही, पहले सेंटेंस में ही कहा कि जनता,
जनता मतलब पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि हम सभी को एक नेतृत्व मिला हुआ है राजनीति की मार्फत, चाहे हम उसको वोट के रूप में कहें, चाहे विचारों को रखने के रूप में कहें। और डेफिनेटली इन्होंने कहा है कि उसका एक बेनिफिट हमें ये मिलना चाहिए कि हम अपनी जो अधिकार हैं और जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, यानी गिव एंड टू जो इन्होंने बोला है, हम दोनों को राजनीति के अंदर आने का ये फायदा है कि हम दोनों की मांग भी कर सकते हैं और उसका निर्वहन भी हमें करने की ये शिक्षा हमें देता है। तो जो राजनीतिक हमारा विषय है, आप सभी को सीखना बहुत जरूरी है। और अभी तो आपकी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका भी नारा है कि मुझे 1 लाख वो युवा चाहिए भारत से जो राजनीति में आकर के देश का दृश्य बदले। मतलब उन्होंने स्टेज से आगमन किया था और ये आह्वान जो स्टेज से किया कि भाई 1 लाख लोग आए। और ये अच्छा भी लगा है, मैंने कई राज्यों में ऐसे मुख्यमंत्री आए हैं जो पिछली 5वीं 4थी लाइन में बैठे थे, वो मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। तो ये भी एक अच्छा परिदृश्य रहा है। वर्ष 2000 से लॉर्ड कृष्णा स्कूल के बच्चों ने हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। कई बच्चों ने शिक्षा के क्षेत्र में जिले में प्रथम स्थान हासिल किया। कुछ बच्चों ने खेलों में नेशनल स्तर तक भी परफॉर्म किया है। सर, पिछले कुछ वर्षों में आपके विद्यालय के छात्रों ने क्या उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं? फर्स्ट में मैम एकेडमिक की बात करूँ, 2000 से तो मेरे बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रहे हैं, स्टेट में भी पोजीशन ली। अगर मैं एकेडमिक की बात करूँ, डिबेट वाले भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, चाहे वो अगेंस्ट द मोशन या फॉर द मोशन कर लिए। कुछ बच्चों ने गेम में नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल लिया, वो जूडो की, कराटे है, और शूटिंग में भी काफ़ी अच्छा बच्चों ने यानी कि परफॉर्म किया। उनकी भी नेशनल लेवल पे उनकी पोजीशन है। तो इस क्षेत्र में इतने सालों से अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो मैं मेरे स्कूल के आसपास जो वो रिजल्ट अगर 2000 से ही निकालेंगे मैं तो कोई आसपास नहीं रहता। ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है जो संभव हो सका मेरे बच्चों द्वारा, मेरे टीचर्स द्वारा, मैनेजमेंट। जो गिनाया, और ये कई बार हम निकलते हैं यहाँ से तो जब जनरल चर्चाएं भी होती हैं स्कूलों से या शिक्षा सिस्टम पे, तो लॉर्ड कृष्णा स्कूल जो है आपका, बड़े साहब मैं इसमें बधाई देना चाहूँगा आपको भी और आपके पूरे जो है स्टाफ को भी, अध्यापकगण को भी, कि काफ़ी अच्छा आपने धरातल पे किया है। और कई बार तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे आज जो शिक्षा है वो कई बार इतनी महंगी हो गई है कि एक अच्छे बड़े स्कूल वाली सुविधाएं कम फीस में संभव नहीं हो पा रही है। लेकिन आपने, नायर साहब ने और आपके अध्यापकों ने, सभी ने इस चीज़ को भी कायम रखा है कि एक बिल्कुल आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ कोई भी हमारा बच्चा भी, जो पहली पंक्ति में बच्चे बैठते हैं उनके बराबर में बैठ के शिक्षा भी ग्रहण कर सके। और आपने उसके लिए फीस के स्तर को कहें या एडमिशन की फीस को भी हम कहें तो उसको भी आपने बड़े नॉमिनल स्तर पे रखा है, और इसको भी आपको जो है इसके लिए बधाई है। और आज के बहुत सारे बच्चों के माता पिता पैसे कमाने में, नौकरी करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। उन्हें अपने बच्चों की तरफ उत्तम ध्यान देना चाहिए और बच्चों को क्वालिटी टाइम भी देना चाहिए। सर, एक चीज़ हमने जो आज के दिन देखी है वो ये है कि पहले पेरेंट्स पैसा कमाते हैं किस बात के लिए कि हम बच्चों का लालन पालन बेहतर कर पाए। और एक दौर था कि जब एक कमाता था पति पत्नी में से, आज दोनों को निकलना पड़ता है। ये हमारी जरूरत हो गई। पति उधर निकलेगा, पत्नी उधर निकलेगी,
और तभी हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। और ये हमारी एक दो घरों की कहानी नहीं है, बल्कि हम सभी के समाज का एक मेजोरिटी है, क्योंकि ये जरूरत होगी इसमें। लेकिन मेरा सब इसमें मैंने एक चीज देखी है कि हम बच्चों के लिए ये सब करने के लिए लगते हैं, हम बोलते भी हैं कि हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, और माँ बाप भी दोनों चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। पहले हमारे क्या होता था कि हमारे दादा दादी के समय पे या हमारे पिताजी के समय पे भी पहले 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, फिर 3-3, 4-4 भी होते थे, और आज हम 1-1, 2-2 बच्चों पे आ गए हैं। यानी हमने बच्चों का भी गिनती जो है वो कम कर दी। और कई बार तो ये स्थिति है कि अगर पहला बेटा हो जाता है तो दूसरा बच्चा ही नहीं करते कुछ परिवार। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा जो सवाल है वो ये है कि पेरेंट्स पैसा कमाने में इतनी बिजी रहे कि उस बच्चे को टाइम नहीं दे पाए, और फिर कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि पता चला कि वो जो कमाई थी वो काम ही नहीं आई, क्योंकि वो बच्चा अपना ट्रैक बदल चुका है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? पेरेंट्स को क्या आप थोड़ा सा शिक्षा देना चाहेंगे बतौर अध्यापक भी और सोशल एक पर्सन होने के कारण? देखिए मलिक साहब, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि आज के जो पेरेंट्स हैं वो अपनी नौकरी में, अपने और दूसरे कार्यों में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपने बच्चे के प्रति उनके लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचता। एक कारण तो ये है कि आज के पेरेंट्स ये मान के चलते हैं, खासतौर पर अपने आसपास जैसे देखते हैं गाँव के अंदर, वो ये सोचते हैं कि हमने अपना बच्चा स्कूल में भेज दिया, हमारा काम खत्म। लेकिन ये उनकी, मैं कहूँगा कि इससे ज़्यादा भूल है कि जब तक वो अपने बच्चे का ध्यान अपने घर पर नहीं देंगे तब तक उनका बच्चा सही प्रकार से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा। हो सकता है उनके पास इतनी एजुकेशन ना हो, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि एज ए पेरेंट्स अगर वो अपने बच्चे से अगर इतना भी पूछ लें भी आज के दिन में आपको स्कूल में क्या होमवर्क मिला, आपने क्या काम किया, इसमें स्कूल में आके उनके टीचर से अगर उनके बीच में आपस में अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा तो मैं कहूँ ये देखता हूँ कि इसका असर उनके बच्चे की पढ़ाई के ऊपर भी पड़ेगा। मेरा साहब ने जो बताया ये बात बहुत हद तक सही है, इसमें हमें भी ध्यान देना है। और मैं अध्यापक गण से भी थोड़ा सा विनती करूँगा बतौर सेल्फ फैमिली हम कहें कि या अपना खुद के परिवार के लिए हम कहें, या मैं ये कहूँ कि ये सभी बच्चे भी आपका ही एक अंग तो हैं, इसमें तो कहने वाली कोई दो राय है ही जी। और जब पेरेंट्स की भी आप मीटिंग करें, दोनों से भी विनती करूँगा सबसे, तो भी हमने पेरेंट्स को ये बताना है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने पूरी जीवन की कमाई डाल दी और आज उनका बच्चा उस ट्रैक पे है कि वो वहाँ पहुँच गया जहाँ कोई पेरेंट्स कभी चाहेगा ही नहीं कि उसका बच्चा पहुँचे। तो ये भी हमें एक आज के दौर की बहुत ज़्यादा ये हमारी डिमांड भी हमें इस पर करना चाहिए। जी सर। जब कोई भी बच्चा सर नर्सरी क्लास में स्टार्टिंग से जब एडमिशन लेता किसी भी स्कूल, वो कहीं का बच्चा, तो जब वो फर्स्ट डे से घर वापिस आता है तो उसकी बड़ी प्यारी आवाज़ होती है, तोतली सी आवाज़ में वो अपनी सारी पूरे दिन की एक्टिविटी अपने पेरेंट्स से शेयर करता है। बट जो ही बड़ा होता, ठीक है, तो वो शेयरिंग बंद हो जाती है। वो शेयरिंग बंद किस चीज़ के लिए होती है? उसके लिए जिम्मेवार कहीं ना कहीं सब पेरेंट्स। हर पेरेंट्स को मैं इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके इस प्लेटफॉर्म से कि वो अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो फिर कोई भी ऐसा कारण नहीं हो सकता सर कि बच्चा अपने संस्कारों से, अच्छे संस्कारों से बाहर जाए। जब घर में टाइम नहीं दे पाते पेरेंट्स, तो तब बच्चा दूसरों की तरफ आकर्षित। तो मैं सिर्फ इतनी ही गुजारिश है कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, चाहे वो 3 साल का है, चाहे वो 22 साल का। ये मेरी पर्सनल, दिस इज गुड थिंग। एक बार जोरदार ताली। जो उड़ा साहब ने बताया वो बहुत काम की चीज़ है, वो ये है कि क्वालिटी टाइम। इन्होंने 2-3 बार रिपीट किया एक बात को। ये बात सही है कि हमारा जो बच्चा है वो शुरुआत में हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है और फिर किसी कारण से गैप हो जाता है। या तो हम अपने काम में व्यस्त होते हैं या हम अपने ब्रेन से उसको इंटरेक्ट नहीं कर पाए, एक गैप रह गया, हमने उसको वहाँ तक लेके नहीं जा पाए। ज़्यादा समय देना जरूरी नहीं है। कई बार पेरेंट्स की शिकायत होती है कि मेरे पास समय नहीं है,
समय ज़्यादा नहीं चाहिए होता, लेकिन क्वालिटी समय चाहिए होता है। आप कम समय भी, कुछ ही देर में भी आप उससे 2-4 चीज़ें भी पूछ लेंगे तो उसको एक चीज़ रहेगी कि उसने जो अपनी बात थी वो अपने पेरेंट्स को बता दी, उससे वो हल्का हो गया। और आपने उस क्वालिटी मोमेंट में उस बच्चे को जो बताना था, जो उसको बाहर से नहीं मिल सकता था, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो एक ऐसे फरिश्ता गिफ्ट जिसको हम कह सकते हैं सृष्टि में ऊपर वाले के द्वारा दिए गए हैं, जो उन जैसा कोई दूसरा उन बच्चों के लिए नहीं हो। तो ये मैं जो अपनी तरफ से भी थैंक्स करना चाहूँगा इतने अच्छे विचारधारा के लिए हुड्डा साहब को, कि कम विचारों में उन्होंने काफ़ी अच्छा ये बताया। अगला सवाल जो है हुड्डा साहब ये है कि यहाँ पे बहुत सारे अभिभावक भी आते हैं बच्चों के, तो अभिभावकों का जो आप यहाँ रुझान देखते हैं वो क्या है बच्चों को लेकर के आज के दिन, कि वो क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे यहाँ स्कूल से ही सीख के जाएं, या थोड़ा सा वो भी अपना टाइम देना चाहते हैं आज के दिन अपने बच्चों को, जो आपने देखा आज के दिन? ओवरऑल की बात करूँ तो वैसे तो पेरेंट्स की सोच यही है कि हमने स्कूल में भेज दिया, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप बच्चे को परफेक्ट करें, बच्चे को पढ़ाएं। भाई हमारे को तो कोई फुर्सत है ही नहीं, तो हम बच्चे का काम नहीं करा सकते। तो हमारा आंसर उनको यही होता है, सर आपने पढ़ाने नहीं, आपने प्यार से बैठाना, चाहे वो गलत करें या ठीक करें, ठीक है, जो भी उनकी क्यूरियोसिटी हो, जिज्ञासा हो, उसको दूर करें। तो ये है सर कि पेरेंट्स 10% या 15% वो तालमेल ठीक रहता है, नहीं तो बाकी अभिभावक जो वो ये कहते हैं सर हम तो फैसिलिटी दे सकते हैं, बच्चे को फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, बाकी तो काम आपको कराना। अरे तो स्कूल में काम करा दिए, ठीक है, तो उसको जब हम करके ही नहीं देखेंगे, खास करके मैथ का ही तो मैथ तो प्रैक्टिस क्या, जब तक सम खुद बच्चा सोल्व नहीं करेगा तो उसका आएगा कहाँ से, वो भूल जाएगा। तो मैं इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 घंटा तो अपने बच्चे को देंगे। ये हुड्डा साहब का बहुत अच्छा एक सुझाव है, और डेफिनेटली ये जो हमारा टॉपिक लेने का उद्देश्य है वो ये है कि जितने भी दर्शक देखे हैं या जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, आप भी अपने पेरेंट्स को जाके बताएं। और मेरी अध्यापकगण से भी विनती है कि जब भी कभी आपको पेरेंट्स में, चाहे वो इनकी जो पीटीएम वगैरह होती है उसमें, या जब भी मौका मिले, तो पेरेंट्स को ज़रूरी है ये बताना। आप तो एक हम ये कहें कि कुम्हार वाला रोल अदा करते ही हैं, जैसे कच्ची मिट्टी आपके पास भेजी, आप तो निखार के एक अच्छा बर्तन बना के उनको दे ही रहे हैं, लेकिन आपने पेरेंट्स को भी ये बताना है कि अगर आप 10% भी बच्चे पे थोड़ा ध्यान दे लेंगे तो आपकी और उनकी जो दोनों की मेहनत है वो सक्रियता के साथ आगे बढ़ जाएगी। किसी भी पेरेंट्स को ये नहीं सोचना है कि मैंने जो अभी हुड्डा साहब ने बताया ये सच बात है। मैं बहुत सारे स्कूलों में जाता हूँ, वहाँ पे भी टीचर्स का यही होता है कि वो ये मानते हैं कि हमने फैसिलिटी दे दी, और जो थोड़ी देर पहले हमने विषय चर्चा किया था उसमें यही एक रीज़न भी था कि पूरी मेहनत हमने लगा दी, पूरा पैसा भी लगा दिया, लेकिन बच्चा फिर भी ट्रैक से निकल गया। स्कूल के साथ साथ पेरेंट्स को भी ध्यान देना जरूरी है अपने बच्चों में। जी मैडम ज्योति जी भी इस पर कुछ कहना चाहेंगी? जी सर देखो, पेरेंट्स ये बात तो मानते हैं कि उनके 2 बच्चे हैं और दोनों की लर्निंग एबिलिटी अलग अलग है, एक क्विक लर्नर है, एक थोड़ा सा स्लो लर्नर है, लेकिन वो ये इस बात को नहीं मानते कि क्लासरूम में अगर इतने सारे बच्चे हैं तो बोलते हैं मेरा बच्चा फर्स्ट क्यों नहीं आया, मेरा बच्चा तो बार बार भाई ऐसे ही 3rd 4th पोजीशन पे ही आता है, फर्स्ट क्यों नहीं आ रहा। तो जब वो अपने बच्चों में ये मान रहे हैं कि भाई बच्चों में एबिलिटी अलग अलग होती है, तो क्लासरूम में क्यों नहीं मान रहे कि भाई सारे बच्चों की लर्निंग एबिलिटी अलग अलग होती है? जी फैक्ट है सर ये। बिल्कुल ज्योति मैडम, आपका सुझाव बहुत अच्छा है और डेफिनेटली पेरेंट्स को इस पर ध्यान देना होगा। और इसमें जब भी अपना जो चौपाल कार्यक्रम है ये ब्रॉडकास्ट होगा, प्रसारित होगा, तो ये संदेश आपका भी लोगों तक जाएगा। ये आपका बिल्कुल सीमित शब्दों में बहुत अच्छा होगा। सवाल ये है कि आपके स्कूल में जो ट्रांसपोर्ट सुविधा दी गई है उसको आप कैसे सुरक्षित और विश्वसनीय बनाते हैं?
ट्रांसपोर्ट में एक बस के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए तो वो सारी चीज़ें, वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना, बस में वो सारी चीज़ें विद्यमान होना, और एक अटेंडेंट का होना, ड्राइवर का लापरवाही से ऐसा ड्राइवर ना रखना कि जो केयरलेसली बस को यूज़ करे। ठीक है, बच्चों को भी ये संदेश देना, बार बार बताना, ठीक है बेटा बस में आप ना कोई अपना हाथ निकालें बाहर या इस टाइप की कोई एक्टिविटी ना करें, अपनी सीट पे बैठें। उसमें हर वो गवर्नमेंट की जो नॉर्म्स होती है वो सारी की सारी फुलफिल। और सेकेंडली ये है कि भाई जब बस का जो ड्राइवर है अगर वही ठीक नहीं होगा तो वहाँ बच्चों का नुकसान, स्कूल का नुकसान, सभी का नुकसान है। तो यही ध्यान रखना है कि वो कोई ऐसी एक्टिविटी ना करे जो इलीगल हो, एक अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करता हो, एक मैन ऑफ कैरेक्टर हो। ठीक है, तो इन सारी बातों का मैं ट्रांसपोर्ट में ध्यान रखता हूँ। बच्चे लाइन से बस में चढ़ते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। छोटे बच्चों को, बड़ी बुढ़ियाओं को सीट मिला, ठीक है, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। उड़ा साहब ने जो एक चीज़ बताई वो बहुत अच्छी आप सभी बच्चों के लिए है कि जब भी आप बस में बैठें, ट्रैवल करें, तो शरीर का कोई भी अंग बाहर ना हो। ये बच्चों आपने यहाँ तो सीखना ही है, उसके बाद आगे की अपनी जीवन शैली, क्योंकि आप यहाँ से कुछ दिन के बाद जब पढ़ के चले जाएंगे और भारत के आप नागरिक बन जाएंगे, तो उस समय भी आपको ध्यान रखना है, चाहे पब्लिक व्हीकल है चाहे प्राइवेट व्हीकल है, किसी में भी अपना कोई भी अंग शरीर का बाहर नहीं रखना है। आप चाहे ट्रेन में बैठें चाहे बस में बैठें, ये आपने ध्यान विशेष रखना है। अब हम अगला जो सवाल लेंगे वो हिंदी विषय पे लेंगे। हिंदी हमारी मातृभाषा तो है ही, जैसे अभी सर ने भी बताया कि भाई हिंदी के बगैर हमारा कोई नहीं है। मैडम हमने ये देखा है कि पिछले 10 से 12 सालों में हिंदी की तरफ रुझान बढ़ा भी है, और आज मैंने जुडिशरी में भी जा करके देखा, जजेस तक भी, जो आज से 10-12 साल 13 साल पहले ये होता था कि नहीं आप फला भाषा में लेके आए, आज आप उसमें लिखते हैं। और कई बार मैं आरटीआई को भी देखता हूँ, तो आरटीआई एक्टिविस्ट भी कई बार मेरे पास कुछ चीज़ें लेके आते हैं, बतौर हम मीडिया कहें तो उनका भी स्पेशली लिखा होता है कि हिंदी भाषा में मुझे जानकारी चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो आती है वो ये आती है कि हिंदी भाषा में जो हमारे अध्यापक हैं, कई बार उन्हीं के पास वो गुणवत्ता नहीं होती, चाहे वो उच्चारण की बात करें हम, क्या बात है, चाहे शब्दावली की बात करें। तो इसको आप कैसे देखना चाहेंगे, कैसे आप उस पर थोड़ा बताएंगे? सबसे पहले तो सर, जैसे हमारे सर ने बताया कि जो हमारी हिंदी भाषा वो मातृभाषा हमारे कण कण में बसी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा ने आकर एक ऐसा कर दिया जैसे कि एक दो अलग अलग पदार्थ हैं, तो एक अलग कटा हुआ एक ले लिया, संतरा अलग से ले लिया और केला अलग से ले लिया। ना तो वो सर अच्छे रूप में केले के रूप में विकसित हुआ और ना वो संतरे के रूप में विकसित हुआ, उसके दो पार्ट कर दिए। तो अंग्रेजी भाषा का जैसे आजकल जैसे प्रचार प्रसार ज़्यादा होता जा रहा है, तो उसके कारण हिंदी कहीं ना कहीं दबती जा रही है। लेकिन अब 8-10 सालों से देख रहे हैं कि जब से ये गवर्नमेंट आई है तो इसने संस्कृत भाषा पर और हिंदी भाषा पर ज़्यादा ही मतलब लगाव दिखा रखा है। सर टीचर भी नियुक्त किए हैं, संस्कृत के भी हिंदी के भी। तो सर मैं ये चाहूँगी कि बच्चे को जो मातृभाषा ना सबसे पहले उसका विकास करें, और वो विकास एक अध्यापिका के रूप में हम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चे का जो वर्ण होता है तो वर्ण की ही नॉलेज लेके बच्चे को उठाना चाहिए, क्योंकि जब ए अनार यही नहीं बोलने आएंगे, बच्चों को यही नहीं पता होगा कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, ये डेफिनेशन क्या है। तो टीचर से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी और समाज से और जनता से कि सबसे पहले बच्चे को वो दिखाए जो अक्षर, जो वर्ण ज्ञान है ना, वो होना चाहिए सर, क्योंकि वर्ण ज्ञान ही नहीं होगा तो हम आगे प्रचार प्रसार कहाँ से करेंगे। ठीक है सर, तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले हिंदी उसके अंदर उसके रग रग में है ना, तो उसको विकसित किया जाए, और विकसित के रूप में कौन कर सकता है, एज अध्यापिका कर सकती है। तो ऐसी होनी चाहिए अध्यापिका जो बच्चे के आते उसके जो मन के भाव होते हैं उसको समझ सके, उसके अंदर जो कौशल है, जो मतलब जो विकास करने, उसके अंदर जितनी भी जो क्षमता है उसको उजागर करना चाहिए। मैं ये चाहूँगी सर कि सबसे पहले वर्ण ज्ञान होना चाहिए बच्चे को।
मतलब हिंदी भाषा को अगर हमने जैसे प्रासंगिक पहले हमारे हम ये कहें कि प्राचीन काल में थी, उतनी ही प्रासंगिकता अगर इसको आज भी हमने रखनी है तो उसके लिए शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है, हमारी वर्णमाला का ज्ञान होना जरूरी है और हमारे उच्चारण का भी ज्ञान होना जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इन पर ध्यान देंगे और आप बच्चे भी इसको जो अच्छे से एडॉप्ट करें। आज के टाइम में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता क्यों बढ़ गई है? आधुनिक शिक्षा प्रणाली तो उसका मेन उद्देश्य यही है कि बच्चे में एजुकेशन के साथ साथ ठीक है कुछ हुनर भी होना चाहिए कि कोई भी बच्चा मान लो किसी हालात की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता। नहीं तो बड़ी क्लासों में आज ये समस्या है कि ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा, ठीक, तो वो किसी की कंडीशन कैसी हो, किसी की कंडीशन तो कुछ के हालात बदल जाते हैं, कुछ की परिस्थितियां बदल जाती हैं, ठीक, तो उन सभी को देखते हुए तो बच्चे का अगर हम सर्वांगीण विकास करेंगे, ठीक है, तो वो बच्चा अपने पांव पे खुद खड़ा हो जाएगा, अपना रोजगार करेगा। अगर उसके हाथ में हुनर होगा, ठीक है, तो वो कहीं भी उसको गवर्नमेंट जॉब की आवश्यकता नहीं है। तो नई शिक्षा नीति के बारे में तो यही कहूँगा मैं कि जो भी नई शिक्षा नीति के जो भी माध्यम, जो भी प्लेटफॉर्म, आप वहाँ से अच्छी चीज़ें ग्रहण करें। तो बच्चों की बात या नॉन स्टार्टर की बात होती थी, वो एलिमेंट्री लेवल पे होती थी, पहली दूसरी तीसरी क्लासों में, या तो बच्चा स्टार्ट ही नहीं हुआ उसको नॉन स्टार्टर हम बोल सकते हैं, या ड्रॉप आउट लेवल था तो वो बहुत छोटे पे था। लेकिन ये बात अब सही है कि अब क्या हो गया है कि जो बच्चा है वो एक क्लास में आकर के, एक लेवल पे आकर के क्विट कर रहा है, ड्रॉप आउट कर रहा है, जहाँ पे वो बच्चा पेरेंट्स से भी बाहर हो रहा है। अब 9वीं क्लास करने के बाद या 10 करने के बाद आगे नहीं पढ़ रहा तो उसको ये बच्चे भी नहीं, पेरेंट्स भी नहीं कह पाते, क्योंकि अब वो 18 साल का, 16 साल का, 20 साल का हो गया है। तो एक तो ये हमें ध्यान देने की जरूरत है कि ड्रॉप आउट जो रेशो है वो हमारा कम हो या हो ही ना। एक चीज जो उड़ा साहब ने बताई, ये बात सही है कि केवल नौकरी पे हमें आश्रित नहीं होना है, बल्कि अगर बच्चे के अंदर देखें तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है वो हमें इस बात से जोड़ती है कि हम कुछ न कुछ करें। और मुझे बताने में खुशी हो रही है कि 10-12 सालों में मैंने ये देखा भी है। आज चाहे तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की बात करें, चाहे किसी चीज़ की बात करें, पहले एक जो बच्चे को पेरेंट्स बताया करते कि पढ़ लिख ले नौकरी मिल जाएगी, अब पेरेंट्स ने भी ये बताना शुरू कर दिया कि एक बेहतर काम भी कर सकता है और बल्कि वो नौकर से मालिक भी बन सकता है, नौकर ना बन के। तो ये रचनात्मक बदलाव आए हैं। एक बार जोरदार तालियां उड़ा साहब। हालांकि कई बार इस चक्कर में सामने वाला उलझ भी जाता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि हर राज्य में हर तरह की क्वालिटी तो होती है और हरियाणा पे पीछे भी नहीं है। बिल्कुल। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि जैसे वो हमारी मातृभाषा पे पकड़ है, अंग्रेजी पे बेहतर पकड़ कैसे हो सकती है आपके अनुसार? सर, मैं अपने विचार से बताऊं तो सब लोग ऐसे नहीं हैं। हरियाणा में रह के भी बहुत सारे इंसान या बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है, लेकिन वो हमारी टोन से ही जान लेते हैं कि इनकी इंग्लिश तो ऐसी ही होगी। मतलब हरियाणा वाला इंसान जो है, अगर वो दूसरे स्टेट में जाता है तो थोड़ा सा पोलाइटली बोलता है, वो अच्छे से बोलता है, लेकिन जहाँ उसके ईगो पे बात आती है वो फिर अपनी उसी लैंग्वेज में आ जाता है। तो बस वहीं पे सब मामला गड़बड़ हो जाता है कि इनकी तो इंग्लिश बिल्कुल पुअर है। भले ही वो वेल एजुकेटेड है सर, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी बोली को लेके वो अलग से पहचाने जाते हैं। तो लोग अनुमान लगा लेते हैं कि हरियाणा का बंदा है सर। तो हम इसको कैसे दूर करें फिर? सर, इसके लिए ये है कि एक तो इंसानों को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि भाई जो मैंने सीखा है या मैंने पढ़ा है वो मुझे आता है। मतलब ये कंपेयर ना करें कि ये दिल्ली का है तो मैं इसके सामने नहीं बोल पाऊंगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखें। और दूसरा, अपनी थोड़ी टोन चेंज करें। टोन का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। अगर हम पोलाइटली दूसरे से बात कर रहे हैं तो शायद वो ना पहचान पाए कि हम हरियाणा के हैं या दिल्ली के हैं। तो मेरे हिसाब से टोन ज़्यादा मायने रखती है।
चलिए हम ये कहेंगे कि अपनी जो है भाषा शैली को अंग्रेजी में अपना एक प्रभावी बनाने के लिए अपनी टर्न का भी रखें। और अंग्रेजी भाषा कोई भी ये नहीं है कि हम एक भाषा को ही सीखें, कितनी भी भाषा ग्रहण कर सकते हैं और जितनी भाषाएं हम ग्रहण करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें समूह लाइन भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा। सर मैं तो ये चाहूँगी कि अगर बच्चे यहाँ हमारे स्कूल में इस वे में बोल रहे हैं, अगर हरियाणवी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो हम तो उसको टोकें और वो घर जाकर अपने पेरेंट्स को भी कहें कि मम्मी ऐसे नहीं ऐसे बोलो। तो इसी से थोड़ा सा फर्क शायद पड़ेगा। तो इसमें पेरेंट्स सहयोग देखिए इसमें दो बातें कहूँगा। पहली बात तो ये है कि बतौर आपका विषय अंग्रेजी तो आप ठीक हैं आप तो यही कहेंगे, क्योंकि देखिए अगर कोई आलू बेचने वाला है तो वो आलू ही बेहतर बताएगा लेकिन हमने मातृभाषा को भी नहीं छोड़ना है, चाहे कोई भी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें भाषा को सुचारू बनाने के लिए शब्दावली का संग्रह करना चाहिए। जितना वोकैबुलरी हमारी बेहतर होगी, वी कैन स्पीक इजीली ऑल टाइप ऑफ लैंग्वेज। मैं कुछ कहना चाहूँगा, अगर आप मुझे परमिशन दें तो प्लीज़। जी प्लीज़ मैं कुछ कहूँ जी बात को। मेरा ये मानना है कि जो हरियाणवी डायलेक्ट है आपका, वो दादी है हमारी, बहुत प्यारी है, उसके बिना हम है ही नहीं बेशक। राइट, हिंदी हमारी मातृभाषा, माँ है हमारी, अंग्रेजी हमारी, इसको हम इनके मौसी बोलेंगे, इसका भी स्वागत है। ऐसा शर्मा जी ने बड़े अच्छे शब्दों में संजो दिया, हरियाणवी को भी ले लिया और हिंदी को भी ले लिया और एक बार जोरदार तालियां सब। हरियाणवी मस्त रहती है, रक्त में वो रच बस गई है, हमने उसे आत्मसात किया, एस्टिमुलेट किया हमने उसको अच्छे से। ठीक है, हिंदी अच्छा हो ही रहा है हमारा और अंग्रेजी अच्छा करने के लिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ एंड आई शुड स्टे हियर टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माय लाइफ। इट्स कन्फर्म्ड, इट्स माय प्लेजर। I shall go to nowhere now. It's confirmed. It's my. लेकिन शर्मा जी आपने बहुत बड़ा कमिटमेंट कर लिया है। It's commitment. It's commitment. It is commitment. I made it. Whatever I say, I know that. And whatever I do feel, I say that only. मेरे मन में, कर्म में और वचन में एक रूपता पाएंगे आप। यूनिफॉर्मिटी है और वही साधु है जिसके मन में, कर्म में और वचन में एक सा हो सब कुछ। राइट, लेकिन आपको मैं ये अब बता दूं, मेरा इट्स माय मैसेज टू यू, टू एवरी सोल हियर प्लीज, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, माता को पकड़ लें, पिता को पकड़ लें, अपने आप को थाम लें, किताबों को थाम लें, ये चार बातें थाम लें और मोबाइल को ड्रॉप कर दें, आसमान छू जाएंगे आप। सबसे अच्छा विषय कौन सा लगता है बेटा आपको? पहले तो साइंस में लगता था, पर अब सर ने इंग्लिश में अच्छा पढ़ा। दिस इज गुड। और कुछ बताना चाहेंगे बेटे? और पहले मेरा 11th के 10th के बाद 11th क्लास में स्ट्रीम लेने का भी कोई और स्ट्रीम थी मेरी, मुझे नॉन मेडिकल लेनी थी, पर सर ने भी कहा कि मेडिकल लेना और फिर इंग्लिश की प्रोफेसर बना, तो मैं कोशिश करूँगी। इसका मतलब ये है कि पहले आपको साइंस पे अच्छी पकड़ थी, अब अंग्रेजी पे भी अच्छी पकड़ बनने लगी। दूसरा बच्चा। सर मेरा नाम दिव्या है, मैं क्लास 10th की हूँ। सर पहली बात तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ उसके लिए थैंक यू सो मच। और इस स्कूल में
बात ये है कि हर स्टूडेंट पे ध्यान दिया जाता है। ये नहीं है कि सिर्फ जो बच्चा अच्छा पढ़ता है उस पर ध्यान दिया जाता है। स्कूल में वीक से वीक स्टूडेंट पर भी अच्छा ध्यान दिया जाता है और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और साथ में अदर स्किल्स को भी इम्प्रूव किया जाता है। और जो हमारी प्रिंसिपल मैम है वो हमारे लिए बेस्ट से बेस्ट करती है। क्या बात। दिस इज गुड थिंग। एक बार जोरदार ये स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें हर एक बच्चे को अच्छे से पढ़ाया जाता है। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज भी हैं। और अब मैं क्लास में हूँ तो सब इंग्लिश भी बहुत अच्छी पढ़ाती हैं। कब आए थे आर्यन पहली बार आप इस स्कूल में? अच्छा, नर्सरी से यहीं के बच्चे हैं। वेरी गुड, एक बार जोरदार तालियां। देखिए, बच्चा जब भी नर्सरी में आता है और एक कंप्लीशन करके जाता है अपने एक स्कूल का, तो ये वहाँ के जो अध्यापक गण हैं और वहाँ का जो प्रबंधन है हमारा, ये उसकी गुणवत्ता का जो प्रतिफल है। क्योंकि ये बहुत लंबा एक दौर होता है और ये उस बच्चे की जिंदगी में दोबारा नहीं आता। तो दिस इज गुड थिंग। अब एक बच्चे को और हम चाहेंगे, बेटों में से एक और आए लड़का, वही भी एक बच्चा दौड़ के आए। बेटा आपका? मेरा नाम इक्सित है, मैं रुखे गांव से हूँ। मैं स्कूल में नर्सरी से ही पढ़ता हूँ और मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया गया है। मतलब मुझे नहीं, पूरे स्कूल को ही बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। सर ने इंग्लिश भी बहुत अच्छी पढ़ाई, मैम ने मैथ भी बहुत अच्छी पढ़ाई है। और जैसे ही सर साइंस पढ़ाने लगे, मेरी साइंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। मतलब बहुत सारे स्कूल होते हैं जो अध्यापक का मतलब इज्जत नहीं करते, मैंने देखा है। तो भाई आज से तुम सुन लो और मैं आम जनता तक भी ये समाचार मतलब ये पहुंचाना चाहती हूँ कि जो हमारा अध्यापक होता है ना बेटा, वो जो हमें शिक्षा देता है, जो भी कुछ सिखाता है, तो वो एक बिना पानी के जैसे स्नान नहीं हो सकता। लेकिन जो गुरु होता है ना, वो हमेशा बिना पानी के भी मनुष्य के यानी कि विद्यार्थी के मन को क्या कर देता है, पवित्र कर देता है। तो मैं यही चाहती हूँ सभी लोग क्या करें, अध्यापक वर्ग का चाहे आप कहीं भी विद्या ग्रहण करते हो तो आप दिल से इज्जत किया दो। क्योंकि गुरु जो शिक्षा देता है, जो उपदेश देता है, वो बिना पानी के भी हमें पवित्र करने वाला होता है। इसलिए सभी अध्यापकों को मैं बस यही कहना चाहूंगी और विद्यार्थियों को कि अच्छे से अच्छे बच्चे को शिक्षा ग्रहण करें। उसके अंदर जितनी भी कौशल है, जितनी भी वो क्षमता प्राप्त करना, मतलब उसके अंदर जितनी भी अधिगम ग्रहण करने की क्षमता है, तो उसको विकसित करें। और ज्यादा से ज्यादा उच्च नागरिक वही बन सकता है जिसके पास अच्छे विचार हों, और वही हमारे संस्कार, जो हमारे जितने अच्छे संस्कार होंगे, आगे जाकर हम उतनी उन्नति ग्रहण करेंगे। इसलिए सभी बच्चे इस पर ध्यान दें। धन्यवाद। जोरदार चाहूंगा जो आप सभी बच्चों के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है। एक बार गल्फ कंट्रीज की ये कहानी है। एक राष्ट्राध्यक्ष के पास हमारे यहाँ के भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे। उसमें वो गए और जब वो वहाँ गए तो वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो सारा प्रोटोकॉल तोड़ के खुद गाड़ी ड्राइव करके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को उस सम्मेलन में लेके गए। और जब पत्रकारों ने, मीडिया ने सवाल किया कि जब किसी देश का और दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष आता है तो तब आपने ऐसा आज तक कभी नहीं किया, तो ऐसा क्या था कि शर्मा जी जब आए तो आप इनको अपनी गाड़ी में बैठा के लेके आए। कहने लगा कि बतौर राष्ट्रपति में उसको नहीं लेके आया, बल्कि जब मैं भारत में था, यानी वो राष्ट्राध्यक्ष भारत में पढ़ने आए थे, तो उस समय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी वहाँ पे प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उसने ये सबके सामने मीडिया में बताया कि वो बतौर मेरा गुरु एक देश का राष्ट्राध्यक्ष सारे प्रोटोकॉल तोड़ के उस व्यक्ति को अपनी गाड़ी में ड्राइव करके लेके जाता है। तो ये एक अलंकरण कहें या एक रिस्पेक्ट कहें, ये अध्यापक की होती है। तो एक बार जोरदार तालियां मैडम के लिए। हम कहीं पे भी कितना भी ऊपर जाएं, ऊपर जाने में बुराई नहीं है, लेकिन हमें धरातल से जुड़ा रहना चाहिए। और अध्यापन कार्य इतना अच्छा है, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर कलाम साहब राष्ट्रपति होने के बाद भी वो व्यक्ति
अध्यापन कार्य में गए और हम इसको सौभाग्य कहें इस भारत भूमि का कि उन्होंने अपनी अंतिम सांस जो ली वो पढ़ा रहे थे वो भी बच्चों के लिए और भारत के भविष्य के लिए ली। तो हम कहीं पे भी चले जाएं हमें रूट से जुड़े रहना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम आज लॉर्ड कृष्णा स्कूल में आए, हमने बतौर मैनेजमेंट, बतौर अध्यापकगण श्री हुड्डा साहब से, श्री नेहरा जी से और मैडम ज्योति जी से, श्री शर्मा जी से और बाकी अध्यापकगण से भी तरह तरह के सवाल भी किए और कुछ तीखी चीज़ें भी हमने जानी, लेकिन किसी भी सवाल को आपने चौपाल कार्यक्रम में टाला नहीं, बल्कि बड़ी बेबाकी से और उस चीज़ के साथ कि वो बच्चों के लिए शिक्षा भी हो और जो लोग भी इस कार्यक्रम को देखें, चाहे वो अभिभावक देखें, चाहे समाज का कोई और व्यक्ति देखे और चाहे हमारे और बहुत सारे साथी स्कूलों वाले देखें, हर किसी को आपने एक रचनात्मक संदेश दिया। इसी दुआ के साथ कि आप ऐसे ही समाज को और भारत को आगे बढ़ाते रहें और ज्योति बन के विद्यार्थियों की चमकते रहें। हम आज के कार्यक्रम को यहाँ पे विराम देते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, नई एपिसोड।